हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का 5 और 7 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को और उन्हीं सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 और 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो था ये क्या कहता था। लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था ये सभी से क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी सभी से कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ करके उन्होंने विमान चलाने की विद्या जान लिया है। मंडी में जो ये मौलवी था ये मंडी में बनियों को बहकाता था, सभी से कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो क्योंकि सरकार का राज जाने वाला है। तो देखिए जितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पर बताएंगे सभी क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझ करके लिखना है और अपने समझ करके रखना है और अपने आने वाले एग्जाम में जो आपका एग्जाम होगा 5 और 7 फरवरी को उसमें अपनी भाषा में आपको बना करके लिखना है। ऐसा इसलिए करें कि अगर आप लोग इस सबको रटते हैं याद करते हैं तो क्या होगा आप लोग भूल जाएगा। अगर आप लोग अभी याद भी कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर भूल जाएगा, भूल जाएगा तो आप लोग सोचेगा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताएंगे समझाएंगे उसको समझ करके लिखना है, रखना है और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोगों को अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखना है। समझ गए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी था वो क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी था वो सभी से कहता था कि जर्मनी वाले जो पंडित हो गए, जर्मनी वाले जो पंडित हो गए उन्होंने वेद पढ़ करके विमान चलाने का विद्या जान लिया। कौन? तो जर्मनी वाले जो पंडित हो गए और उन्होंने वेद पढ़ करके विमान चलाने का विद्या जान लिया। और ऐसा कौन कहता था? तो जो तुर्की मौलवी था वही कहता था। समझ गए। और जो तुर्की मौलवी था ये क्या करता था, मंडी में जो बनिया सब था उसको बहकाता था, सबसे क्या कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि सरकार का राज जाने वाला है। समझ गए। तो यही जो था ये तुर्की मौलवी सभी से कहता था। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका निधन जो है कहाँ पर हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो याद रखिएगा एक दिन यहाँ पर जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, दिनकर जी होगा। ठीक है ना। एक दिन रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। एक दिन जो है दिनकर जी मद्रास में गए थे और वहाँ पर उनके जो दोस्त रहते थे, मित्र रहते थे ईश्वर अय्यर, वहीं के यहाँ उन्हीं के यहाँ वो रुक जाते हैं। वहाँ पर दिनकर जी से मिलने के लिए गंगा बाबू जो थे वो भी आए थे। गंगा बाबू जो कि मित्र थे दिनकर जी के वो भी दिनकर जी से मिलने के लिए आ जाते हैं। कहाँ पे? तो ईश्वर अय्यर जी के घर पे। ठीक है। वहां दिनकर जी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे और दिनकर जी वहां पर सभी मित्र आए थे, सभी दोस्त आए थे। अब दोस्त के यहाँ गए थे तो सब खुश थे, वैसे दिनकर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहे थे। एक दिन अचानक रात को फिर वहां पर कुछ दिन रुके थे दिनकर जी। जब वहां पर रुके हुए थे एक दिन अचानक क्या होता है, दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ता है। क्या पड़ता है? तो दिल का दौरा पड़ता है। अब जैसे ही दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ता है उसके 3 मिनट के अंदर उनको बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया जाता है। बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में उनको 3 मिनट के अंदर ही पहुंचाया जाता है। डॉक्टर उनकी पूरी तरह से देखभाल करने लगते हैं। रामनाथ जी गोयनका के सामने द्वारा ने उनके सामने, यहाँ पर द्वारा लिखा गया, उनके सामने ही उनका निधन हो जाता है। समझ गए। तो डॉक्टर पूरी तरह से कोशिश करते हैं लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकता, उनका निधन हो जाता है। समझ गए। तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में उनका निधन होता है। और समझ गए ये दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था, तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में हुआ था। और किस परिस्थितियों में हुआ था, तो समझ गए कि अपने दोस्त के यहाँ गए थे, वहाँ रुके थे, वहाँ बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एक दिन रात में उनको दिल का दौरा पड़ा, बिल्डिंग के नर्सिंग होम में उनको 3 मिनट के अंदर पहुंचाया गया लेकिन फिर भी डॉक्टर उनका पूरी तरह से देखभाल तो करने लगे लेकिन फिर उनको बचाया नहीं जा सका। समझ गए। इस तरह से आपको उत्तर को लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध जो थे इन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध जो थे इन्होंने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। अब किंतु 500 वर्ष क्यों चलेगा? पहले तो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। और यही किसने कहा था? तो बुद्ध ने आनंद से कहा था। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है। देखिए बिटिया से पहले तो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिटिया से क्या सवाल किया जाता है। तो बिटिया से सवाल किया जाता है कि हमारे आसपास में, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में लोहा कहाँ कहाँ पर है। समझ गए। अब क्वेश्चन है हमारा कि तो बताती है कि हमारे आसपास में लोहा कहाँ कहाँ पर, एक सवाल किया जाता है और लोहा, फिर क्वेश्चन है कि बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है। अब जो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि लोहा कहाँ कहाँ पर है तो बिटिया जो रहती है वो लोहा कहाँ कहाँ पर पहचान पाती है। तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे की पहचान कर पाती है। जैसे कि उसके उपस्थित बेटी जो रहती है, बिटिया जो रहती है उसके आसपास में कहाँ कहाँ पर लोहा जो है उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है वो बता देती है और कहाँ कहाँ पर है वो देखिए। तो वो बताती है कि उसके आसपास चिमटा जो है वो भी लोहा का ही है, करछुल, उसके बाद अंगीठी, सारसी, दरवाजे का सकाल हो जाए ऐसे दरवाजे को बंद करते हैं खुलते हैं जो सकाल होता है वो सकाल, और उसके बाद कब्जे में जो लगी हुई कील होती है आदि और भी जगह बताते हैं। ये सब जगह क्या है? तो ये सब जगह लोहा है। तो इन सब जगह पर वो लोहा पहचान लेते हैं। समझ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि बेटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान लेती है। तो बेटिया इन सभी जगहों पर लोहा को पहचान लेते हैं। समझ गया। बेटिया से क्या सवाल पूछा किया गया था? बेटिया से सवाल किया गया था हमारे आसपास, हमारे परिवेश में लोहा की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है। समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि नदियों के वेदना के क्या कारण है। अब नदी के वेदना के क्या कारण है, तो वेदना मतलब होता क्या है, तो वेदना मतलब होता है दुखी होना, ठीक है ना। तो नदियाँ जो है दुखी क्यों है, तो अभी बताते हैं आप लोग को। तो नदियाँ के वेदना के कारण उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा शोक संताप। हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया। जब कष्ट में हो, जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ यानी कि नदी भी दुखित हो जाएगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि नदी के वेदना के क्या कारण, नदी जो है दुखी क्यों है। तो देखिए नदी दुखी इसलिए क्योंकि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं तो इसलिए नदी दुखी है। अब पूछेगा हम दुखी है तो उससे नदी क्यों दुखी होगा। नदी की जो होती है हमारे भारतीय संस्कृति में नदी को क्या कहा जाता है, तो नदी माँ कहा जाता है। जैसे गंगा माँ कहा जाता है, यमुना माँ, इसी तरह से गंगा को जैसे माँ कहते हैं, वैसे हर एक नदी को क्या समझा जाता है, तो माँ समझा जाता है। और नदी के आसपास जितने भी आसपास बसने वाले लोग हैं तो वो सब क्या है, तो दुखी हैं। अधिकतर लोग तो दुखी रहता है, सबको कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। तो जब लोग दुखी होंगे तो उसकी माँ तो दुखी होंगी, जिन्हें बच्चे दुखी होंगे तो उसकी माँ तो दुखी होंगी। तो इसीलिए नदी भी जो है दुखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये सब नहीं लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, हम जो आपको समझाते हैं वो बत लिखिएगा कि नदियों के वेदना के क्या कारण है। तो नदी के वेदना के कारण यह है कि नदी के आसपास बसने वाले जितने लोग होते हैं वो सभी दुखी है, इसलिए नदी जो है वो भी दुखी है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में जो है नदी को माँ कहा गया। अब बच्चे दुखी होंगे तो माँ तो दुखी होंगी, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रातः काल का नव पवित्र और निर्मल है। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक वहां पर किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर के निशान न आ जाए, उसी प्रकार भोर के नव में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और बिल्कुल पवित्र और निर्मल। देखिए राख के जो क्वेश्चन था हमारा कि राख से लिपा हुआ जो चौका होता है उसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। अब देखते हैं अधिकतर लोग जो होते हैं, बच्चे जो होंगे वो कहाँ रहते होंगे, तो गाँव में रहते होंगे। गाँव में किस तरह पर खाना बनता है, तो अधिकतर अभी भी घरों में कहाँ पर खाना बनता है, तो चूल्हा पर ही खाना बनता है। चूल्हा पर लकड़ी का खाना बनता है और जैसे लकड़ी पर खाना बन जाता है उसको नीप दिया जाता है, मिट्टी से कहीं पर राख से नीप दिया जाता है। अब जो राख से लीपा जाता है तो कितना पवित्र और निर्मल रखता है। वहाँ पर जैसे आप लोग जाते होगे तो अपनी मम्मी बोलती है कि अभी जाना नहीं, वहाँ पर तुरंत नीप अभी जाने लगा वहाँ पे, तो वहाँ पर जाने नहीं देती है। तो क्यों नहीं जाने देती, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो पैर का निशान पड़ जाएगा। तो जिस तरह वो पवित्र और निर्मल रहता है, सेम उसी तरह से प्रातः काल का जो आकाश रहता है, मतलब उस नभ रहता है, आकाश रहता है, वो भी उसी तरह से निर्मल रहता है। समझ गए कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि कहना चाहता है जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका जो होता है पवित्र और निर्मल रहता है, उस पर किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस पर चलेगा फिरेगा तो उसके पैर के निशान आ जाएंगे। सेम उसी तरह से प्रातः काल का जो नभ है वो पवित्र और निर्मल है। समझ गए। उस पर भी ओस की बूंदे उसी तरह से, जैसे अगर ओस की बूंदे पड़ेगी तो उस तरह से पवित्र और निर्मल हो चुका है। उस पर कोई चलेगा, ऐसा लगता है कि मानो उस पर कोई चलेगा उस पर छाप उखड़ जाएंगे। जैसे कि जैसे नीप दिया जाता है चूल्हा को, वहां पर कोई चलेगा तो उस पर छाप उखड़ जाएगा। सेम उसी तरह से आकाश में भी ऐसा प्रतीत होता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति मतलब क्या था, सबको पता होगा, बोलने की शक्ति। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हमें बोलने की शक्ति, वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो हमारे जीवन का गति रुक जाएगा और पूरी सृष्टि जो होगी गूंगी प्रतीत होगी और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल में आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखना है। समझ गया कि अगर हमें वाक शक्ति, हमें अगर बोलने की शक्ति होती नहीं, सबसे पहले तो हम अगर बोल ही नहीं पाते तो हम आपको ही नहीं पाते, हम आपको क्वेश्चन बता ही नहीं पाते कि कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप जो होंगे अगर आपको बोलने की शक्ति नहीं होती, आप जो होंगे किसी से कह ही नहीं पाते कि हमको फोन चाहिए, क्योंकि फोन में हमको वीडियो देखना है कि पढ़ना है या कुछ भी करना है, तब किसी से बोल नहीं पाते। यानी कि अगर आप में वाक शक्ति होती नहीं, हमें वाक शक्ति होती नहीं, तो पूरी पृथ्वी जो होती है लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी रहती। वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते, कोई किसी से बात करना होता है, किसी को कुछ पूछना होता है, बताना होता है, तो क्या करते हैं, बोलने की शक्ति के द्वारा ही करते। अगर हम बोल ही नहीं पाते तो ना किसी को कुछ बता पाते, ना किसी से कुछ पूछ पाते। ये विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, यानी जो भी काम करते हैं किसके करते हैं, तो वाक शक्ति के कारण, बोलने की शक्ति के कारण करते हैं। अगर हमें वाक शक्ति होगा ही नहीं तो हमारे जीवन का गति जो होगा, यानी पूरा जो गति चल रहा है, जैसे सुबह से शाम तक का जो गति चल रहा है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, काम करते हैं, वो सभी गति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और पूरी सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होगी। अब किसी में वाक शक्ति होगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, तो सब तो चुपचाप रहेंगे, कहीं पर कुछ होगा ही नहीं। विचारों का जो आदान प्रदान है रुक जाएगा, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, विचारों का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, तो रुक जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ये सब क्वेश्चन सेम वर्ड में यही सब आपको बना करके नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन है सब आप लोग को देखना है, सिर्फ समझाते हुए जाना है। सभी को आपको सिर्फ समझ करके लिखना है और अपने ऊपर जितना भी समझा रहे सब का उत्तर जो आप लोगों को अपने एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिखना है। जैसे आप एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलता होता है, क्वेश्चन के ऊपर में देखते हैं लिखा रहता है, कृपया करके अपने प्रश्न का उत्तर अपने यथासंभव अपने लैंग्वेज में दे, अपने भाषा में दे। ठीक है ना। आप लोग क्या करना है, वही अपने भाषा में आप लोग को अपने उत्तर को बना के लिखना है। याद करने के लिए इसलिए नहीं करते, अगर आप लोग याद कीजिएगा, रटिएगा तो भूल जाएगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ आप लोग को समझना है और अपने भाषा में बना करके अपने उत्तर को अपने एग्जाम में लिखना है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी, कब से शुरू हुई थी। तो देखिए ये भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो हम बताते हैं वो याद रखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। नारी की पराधीनता, पराधीनता मतलब कहते हैं पतन। नारी की पराधीनता यानी कि पतन कब से शुरू हुआ था, तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई थी जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते जो थी वो नारी घर में और पुरुष जो थे वो बाहर काम करने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जो जीवन था वो असीमित हो गया। कृषि के साथ विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। देखिए नारी की पराधीनता यानी कि नारी का जो पतन था वो
वो कब से आरंभ हो गया? जब से, यानी बहुत पहले से मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया था ना, शुरू किया था ना कृषि करना, खेती करना, उसी समय से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। कैसे शुरू हो गई थी? तो देखिए, नारी जो थी वो कहाँ काम करती थी? तो नारी घर में काम करने लगी, बर्तन धोने का काम, कपड़ा धोने का काम, घर का काम, घर का रिलेटेड जो भी काम, घर का जो भी काम होगा कौन करेगी? तो नारी करेगी। पुरुष क्या करेगा? बाहर का काम करेगा। लेकिन बाहर का सिर्फ खेती का काम तो नहीं होता, और भी कोई सारा जो बाहर का कुछ भी काम होता है कौन करता है? पुरुष करता है। तो नारी क्या होगी? घर तक सीमित कर रह गई थी, घर तक सीमित कर रह गई थी कि जो भी घर का काम होता था वही करती थी, और पुरुष बाहर का सारा काम करता था, खेत का काम या बाहर का और भी जो भी काम होता था वो करता था। इस तरह से क्या होगा? नारी का पतन जो था उसी समय से शुरू हो गया। यानी कि कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता जो थी वो शुरू हो गई थी, क्योंकि नारी जो थी घर में रह गई थी, घर भर में सिमट कर रह गई थी, पुरुष बाहर तक जाता था, यानी कि पुरुष बाहर का काम करता था, नारी जो थी वो घर का काम करती थी, और कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता जो थी वो आरंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। ये 8 क्वेश्चन आप लोग को पता है। इस 8 क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी में से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये तो कुछ क्वेश्चन छूट गया तो वो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन, लेटर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा बता दे, उतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद से एक भी आएगा ही नहीं। सब कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं, समझिए। और आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। लेना किस तरह से? तो देखिए, इस पीडीएफ में जो आपको मिलेगा क्या क्या, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग को हिंदी का और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ, उस चारों से या 3-4 सब्जेक्ट का जो भी बचा है उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, समझिए। तो आप लोग पीडीएफ तो अब ले लेंगे, लेकिन इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग करेंगे क्या? आप सोचेंगे एग्जाम का टाइम बहुत कम है, इसमें पढ़ के क्या लेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो वही आपको बता देते हैं। कल एग्जाम किसका हुआ था? ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था। ज्योग्राफी का जो पीडीएफ देते उसमें क्वेश्चन कितना था? तो इसमें 500 लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन उसमें 460 या 70 ही क्वेश्चन था, 460 या 70 क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन कितना पूछा गया था? ऑब्जेक्टिव 70, बनाना कितना था? 35। और हम जो आपको ये 470 क्वेश्चन दिए थे, इसी में से 54 को जो क्वेश्चन था वो 54 को क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से देखने को मिला था, जो कि आपको बताए थे 470 क्वेश्चन, इसी में से 70 क्वेश्चन देखने को मिला था। जबकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कितना बनाना था? सिर्फ और सिर्फ 35 बनाना था। हम आपको क्वेश्चन कितना दे दिए? 54 क्वेश्चन, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही दे दिए। इसलिए जो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हो। जो भी बच्चे पीडीएफ लिए, जो जियोग्राफी का लिए थे, वो तो कल बताए हुए थे कि बहुत ही अच्छा उनका एग्जाम गया था, जो भी पढ़ के गए थे अच्छे तरीके से पीडीएफ को, वो सब बताएं मैसेज करके। सबसे पहले आए फोन पर आना शुरू हो गया था कि सर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आप जो बताएं उसमें सब्जेक्टिव सब आया, सब्जेक्टिव भी आया था, सब्जेक्टिव भी बताए थे। सब्जेक्टिव कितना था? तो 20 था। बनाना कितना था? 10 था। इस 10 में जो आपको यहाँ पर 75 लिखा, 70 या 60 ही क्वेश्चन दिए थे। ये सब जो कर लिए थे उसी में से 10 से 12 क्वेश्चन जो था, 10 से 12 क्वेश्चन वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा बोले थे सबको, सब सोच रहा था, बहुत बच्चा उससे मैसेज भी किया था, सर आएगा कि नहीं आएगा, फिक्स आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सब उसी समय बता दिया कि अरे आएगा, तुम पहले पढ़ो तो। और देखिए आ भी गया, जितना हम बताएं तो उसी के अंदर से हैं। और सेम इसी तरह से अभी फिर से आपको बताते हैं कि हिंदी का जो एग्जाम होगा उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, चाहे आपका 5 को 7 को या फिर इंग्लिश का जो भी डेट को, क्योंकि साइंस वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, आर्ट्स वाले बच्चे भी देख रहे होंगे और कॉमर्स वाले बच्चे भी देखे होंगे। जब भी एग्जाम हो हिंदी इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट का, जितना क्वेश्चन हम दिए इसके क्वेश्चन से इस पीडीएफ के बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 90% क्वेश्चन आप लोग को इसी में से देखने को मिलेगा, समझ गए। देख सकते हैं इसी तरह से आपको ज्योग्राफी में जैसे देखने को मिला, सेम इसी तरह से आप लोग देखिए कल हिंदी में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम बताएं, सब क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है तो जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर के हर एक चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट जो है बातचीत वहाँ से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव सब इस वीडियो में ऐड कर दे। अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 90% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम जो आएगा उसका 90% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। लेना किस तरह से पीडीएफ को, तो वो देखिए। पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़, ओनली 25 रुपीज़, यानी कि 25 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। अब देखिए लेना किस तरह से, तो देखिए ये नंबर है 7903820891। एक ऐसा नहीं कि 25 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। जो भी अगर आप लोग साइंस वाले बच्चे होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग हिंदी इंग्लिश का ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का ले सकते हैं। लेकिन आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी 3 या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम बचा होगा उस 3-4 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं, समझ गए। इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। इस नंबर पर 25 रुपया पे कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो भी आपका 2 सब्जेक्ट हो या 3-4 सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ लेकर के आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।